मजबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए लेसन्स के कारण मैं उस रैट रेस के भ्रम से बाहर निकलने में कामयाब हो सका था और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गया था। ये पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस फाइनेंशियल नॉलेज के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहूंगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूं ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूं तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूं कि फाइनेंशियल आईक्यू एक्सपर्टीज के 4 बड़े फील्ड से आने वाले नॉलेज से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कहता हूं। अगर आप अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होंगे, उतने ही ज्यादा बारीकी की जरूरत होगी, नहीं तो आपका एम्पायर ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये लेफ्ट ब्रेन का पहलू है जिसमें डिस्क्रिप्शन या बारीकी की जरूरत है। फाइनेंशियल लिटरेसी वो काबिलियत है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस एबिलिटी से आप किसी भी बिजनेस की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है इन्वेस्ट करना, जिसे मैं पैसे बनाने का साइंस कहता हूं। इसमें टेक्निक, स्ट्रेटेजी और फॉर्मूला की जरूरत होती है। ये ब्रेन का राइट पहलू है, यानी कि क्रिएटिव पहलू। नंबर 3 है मार्केट की समझ, डिमांड और सप्लाई का साइंस, यानी कि मार्केट के टेक्निकल पहलुओं को जानने की जरूरत है जो कि इमोशंस द्वारा चलाए जाते हैं। मार्केट का दूसरा एलिमेंट इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल या फाइनेंशियल समझ है। क्या किसी इन्वेस्टमेंट में समझदारी है या मार्केट की करंट सिचुएशन के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग ये सोचते हैं कि मार्केट को समझना या इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। वे ये नहीं देख पाते कि बच्चे इन सब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके लिए ये एक सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी, जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रमोट किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की लिस्ट में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। पर क्रिसमस के लिए इसका एडवर्टीजमेंट करने के बाद जब ये मार्केट से गायब हो गई तो कई लोग ये सोचने लगे कि कंपनी ने जानबूझकर तो इसे गायब नहीं कर दिया है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम, इसलिए मार्केट में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इसमें प्रॉफिट कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी, वे बेचारे मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिकल मी एल्मो डॉल की ये जबरदस्त पॉपुलैरिटी मेरी समझ में नहीं आई, पर यह डिमांड और सप्लाई के इकोनॉमिक्स का बढ़िया एग्जाम्पल है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड मार्केट पर भी अप्लाई होती है। नंबर 4 है कानून के तौर तरीकों की नॉलेज। पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की टेक्निकल स्किल्स के सहारे कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल जबरदस्त ग्रोथ दे सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट्स और सुरक्षा की नॉलेज हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी एम्प्लॉय या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही फर्क है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वालों में होता है। ये फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम इसे लॉन्ग टर्म एसेट के कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। नंबर 1 टैक्स बेनिफिट। एक कॉर्पोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि ये टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। ये एक्सपर्टीज का एक ऐसा फील्ड है जो बहुत एक्साइटिंग है, पर इसमें अंदर तक घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या एसेट बहुत बड़ा ना हो। एम्प्लॉय कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। ये अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के इन्वेस्टमेंट हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पर अपने कॉर्पोरेशन का फायदा ये है कि अगर आपको घूमने जाने का मन है और आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो स्विट्जरलैंड में लोग बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं ताकि खर्चा कंपनी दे। कार का पेमेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर वगैरह कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की मेंबरशिप भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के डिनर भी पार्शियल एक्सपेंसेस हैं
और ऐसे भी बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। 2. कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक लीगल सोसाइटी में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपने ज्यादातर असेट को छुपाने के लिए कॉर्पोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि वो कानूनी कवच से घिरा हुआ है, और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई एसेट है ही नहीं। वे हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं, पर वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मिडिल क्लास लोग हर चीज के मालिक होने की कोशिश करते हैं, और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे गवर्नमेंट या अपने साथी सिटीजन्स के हाथों अपनी प्रॉपर्टी खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस बुक का मकसद ये नहीं है कि कॉर्पोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, पर मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की लीगल प्रॉपर्टी हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में जान लें। इस टॉपिक पर कई किताबें लिखी गई हैं जो इन फायदों के बारे में डिटेल में बताती हैं और कॉर्पोरेशन बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स को भी समझाती हैं। एक बुक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक कॉर्पोरेशंस की ताकत को बखूबी बताती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई स्किल्स और क्वालिटीज को मिलाकर बनता है। मैं तो यही कहूंगा कि ये ऊपर बताई गई 4 टेक्निकल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आपका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, कॉर्पोरेशन के मालिक अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। कॉर्पोरेशन में काम कर रहे मिडिल क्लास या एम्प्लॉइज पहले कमाते हैं, फिर पहले टैक्स देते हैं और फाइनली बचे हुए पैसों को खर्च करते हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए हम आपके एसेट के चारों तरफ कॉर्पोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज्यादा सलाह देते हैं। और इस चैप्टर और इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट लेसन यही है कि अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमें सीखने को मिलेगा लेसन नंबर 5। अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी प्रोग्राम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत डिमांड थी। क्योंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी, इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1,00,000 चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा ली और प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी इतिहास है। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम की न्यूज आ रही थी। न्यूज में एक लोकल कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में खबर थी। एम्प्लॉय नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का जॉब से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा था ताकि वो मालिकों से ये विनती कर सके कि उसे जॉब से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। सारे कैमरामैन उसे ही फोकस कर रहे थे और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से यानी कि 1984 से प्रोफेशनल टीचर की तरह भी काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है तो मैंने सभी में एक बात देखी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है और हमें नेचर ने बहुत से गिफ्ट दिए होते हैं, पर जो चीज हम सभी को पीछे धकेलती है वो है खुद के बारे में डाउट। टेक्निकल जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। एकेडमिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है। इस इंपॉर्टेंट चीज को गट्स, बहादुरी, चालाकी, हिम्मत, निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी, टैलेंट, रिस्क लेने की एबिलिटी वगैरह के नाम से पुकारा जाता है। ये एलिमेंट चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। हम सभी के अंदर एक बहादुर, टैलेंटेड और रिस्क लेने वाला कैरेक्टर मौजूद होता है, पर हम सभी के अंदर कैरेक्टर का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। जब मैं वियतनाम में एज ए हेलीकॉप्टर का पायलट था, तब वहां पर 1 साल रहने के बाद मुझे अपने अंदर छुपे इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में गहरी जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, पर एक टीचर के रूप में मैंने ये जाना कि आदमी के टैलेंट के सबसे बड़े दुश्मन
उसका बहुत ज्यादा डर और खुद की काबिलियत पर डाउट करना है। ये देखकर मुझे दुख होता था कि कई स्टूडेंट जवाब जानते थे पर उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अनुभव के आधार से आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए टेक्निकल नॉलेज भी जरूरी है और हिम्मत भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपका टैलेंट दब जाता है। मेरी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को बहुत एनकरेज करता हूं कि वे रिस्क लेना सीखें, बहादुर बने और अपने टैलेंट के द्वारा अपने डर को ताकत और बुद्धिमानी में बदल लें। कुछ लोगों के लिए ये प्रिंसिपल काम करता है जबकि कईयों को ये डरावना लगता है। मैंने ये भी जाना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं कि रिस्क क्यों लिए जाए, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ क्यों डेवलप करूं। और मैं जवाब देता हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो। हमारे आगे बहुत बड़े बदलाव खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में यंग इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी ही तरह कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी सक्सेसफुल कंपनियां बनेगी और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने जैसी बहुत सी घटनाएं भी होंगी। तो सवाल यह है कि आपको फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। पर मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टाइम है। मैं चाहता हूं कि मैं बदलाव से डरने के बजाय उसका स्वागत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में एक्साइटेड रहूं, न कि सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ने के बारे में। आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग समय है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए ये कहेंगे कि ये कितना ज्यादा दिलचस्प रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और एडवेंचर भी था। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे और पुराने प्रिंसिपल से जकड़े रहने वाले लोगों को फेल होते हुए देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही प्रॉपर्टी एसेट हुआ करती थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास बहुत पैसा था। फिर फैक्ट्रियां आई, प्रोडक्शन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा और एसेट्स आने लगे। आज इंफॉर्मेशन का युग है, इसीलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाती है वो अमीर हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन दुनिया भर में लाइट की स्पीड से उड़ रही है। इस नए एसेट को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। अब बदलाव ज्यादा तेज और बड़े होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को स्ट्रगल करते देखता हूं और ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूं, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हों। वे बदलाव का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जॉब छूट गई है, घर बिक गया है, और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि वे भी प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं, पर विचार उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ये जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने जमाने में एसेट था आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है। मैंने एक गेम बनाया है जिसका नाम है कैश फ्लो। एक दिन इस गेम की मदद से लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वो भी सीख सके। मेरा दोस्त जिसे लेकर के आया था उसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे से उसे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था और वो अभी कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके दोस्त को लगा कि शायद इस गेम से उसे कुछ सीखने मिलेगा। इस गेम को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग ये सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी रिलेशन के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह हमें अपने एसेट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि हर महीने हमें ज्यादा कैश मिलता रहे। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप रैट रेस से बाहर निकल जाते हैं और फास्ट ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग इस गेम से नफरत करते हैं, कुछ इसे पसंद करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस लेडी ने कुछ सीखने का सुनहरा मौका खो दिया। इस गेम को बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि हम रियल लाइफ के डिसीजन को देख सकें कि वो कैसे हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। तो हुआ ये कि इस लेडी को इस गेम के पहले राउंड में एक डू डैड मिला, यानी कार्ड में एक नाव निकली। अब डू डैड का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो एक लायबिलिटी है, जैसे कि इस लेडी के केस में इसे गेम में एक बोट मिली, तो ये इसकी लायबिलिटी थी, न कि कोई एसेट। अब इससे पहले तो वो खुश हुई, अरे वाह मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके दोस्त ने बताया कि किस तरह ये बोट उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करती है तो वो नाराज हो गई क्योंकि उसे मैथ्स जरा भी पसंद नहीं था। जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मंथली कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा तो बाकी के प्लेयर्स शांति से इंतजार करते रहे। अचानक जब उसने ये जान लिया कि नंबर और फिगर किस तरह काम करते हैं तो उसे ये जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में गेम में उसे और डू डैड्स मिले। उसने गेम में कोई एसेट नहीं बनाया जिसकी वजह से वो ये गेम हार गई।
क्लास के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वो बहुत बेचैन है।